आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन है क्या? इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस आर एडमिनिस्ट्रेड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस या इम्यून मैकेनिज्म एज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये दो तरह से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या है? एक्टिव तो बेसिकली हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पैसिव में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, है ना, उसमें कुछ नहीं करना बॉडी को। तो इम्यूनाइजेशन एजेंट दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीसीरा। ठीक है, तो वैक्सीन्स जो है वो हमारी एक्टिव हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीसीरा पैसिव हो गए। तो वैक्सीन इट इज़ एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस that produces specific protection against a given disease. They are used to active immunization. First vaccine of smallpox was invented in 1798. एंड वैक्सीन कितने टाइप की होती है? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, सेलुलर फ्रैक्शन, सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, टिश्यू कल्चर वैक्सीन एंड रिलेटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है? लाइव वैक्सीन में हम ऑर्गेनिज्म लाइव फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन एटीन्यूएटेड होता है, मतलब कि उसकी हम उसमें एंटीजेनिसिटी तो होती है लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसको एटीन्यूएटेड कर देते हैं, इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। दे कैन बी बेसिकली लाइव वैक्सीन जो है वो ज़्यादातर सिंगल डोज में दी जाती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है इसकी। पोलियो वैक्सीन में हम मल्टीपल डोजेज देते हैं, ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी है। किल्ड वैक्सीन में इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो एजेंट है उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं या किल्ड कर देते हैं हीट से, केमिकल से। केमिकल में क्या यूज़ करते हैं? फिनॉल, बीटा प्रोपिनोल, लैक्टोन, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो इसकी बेसिकली मल्टीपल डोजेज दी जाती हैं किल्ड वैक्सीन की। पहले प्राइमरी सीरीज़ चलती है डोजेज की, 2 to 3 डोजेज दी जाती हैं। उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के बाद उसकी हमने बूस्टर डोजेज देनी पड़ती है। टॉक्साइड क्या होते हैं? टॉक्साइड बेसिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सोटॉक्सिन्स निकालते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को हम क्या करते हैं, उनकी भी एंटीजेनिसिटी मेंटेन करते हैं और पैथोजेनिसिटी उसकी कम कर देते हैं, ठीक है, उसको वीक कर देते हैं टॉक्सिन को, तो वो टॉक्साइड हो जाते हैं। सेलुलर फ्रैक्शन में दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, जैसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना कैप्सूल्स की। सब यूनिट वैक्सीन में हम किसी कंपोनेंट से, वायरस के कंपोनेंट से, जैसे सिंपल प्रोटीन ले लिया उससे बना दिया। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में ये जनरली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वायरस की कोई सब यूनिट ले लेते हैं और जो ए विरुलेंट वायरस होता है उसमें हम उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके वैक्सीन प्रिपेयर कर लेते हैं। कंबाइंड वैक्सीन में जैसे कि जो सेम टाइप की वैक्सीन्स हैं एक जैसे दी जा सकती हैं, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होता है, तो उसको हम मिक्स कर देते हैं मल्टीपल प्रिक्स को बचाने के लिए, तो ठीक है, मिक्स्ड वैक्सीन हो गई। टिश्यू कल्चर वैक्सीन में क्या होता है, एजेंट्स को बेसिकली ये वैक्सीन बनाई जाती है चिक एम्ब्रियो सेल में, इसमें रिपीटेडली हम उसको कल्चर करते हैं, कॉलोनीज डेवलप करते हैं उसकी। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आजकल क्या फॉलो हो रहा है, इसमें बीसीजी एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देते हैं, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी की 0 डोज, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो, है ना। और बीसीजी हम कब तक दे सकते हैं? 1 साल तक, है ना। हेपेटाइटिस बी जो बर्थ डोज होती है या वो विदिन 24 आवर अगर दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज आगे वो पेंटावेलेंट में दिया जाता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, है ना। तो बीसीजी जो है इसकी डोज क्या है, अगर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो 0.05, लेकिन अगर हम उसके बाद 15 डेज़ के बाद, 1 मंथ के बाद दे रहे हैं तो 0.1 ml इंट्राडर्मली दी जाती है, ठीक है, स्किन के बीच में। और इसके लिए फिक्स पॉइंट है, लेफ़्ट अपर आर्म। जो भी ये साइट हम फिक्स करते हैं ये बेसिकली यूनिवर्सल उसके लिए होता है, ठीक है, कि मान लो सर्वे कर रहे हैं, कोई हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, जैसे बीसीजी में स्कार बन जाता है तो लेफ़्ट अपर आर्म पे हम स्कार देख लेते हैं या नहीं है ना। हेपेटाइटिस बी ये भी बर्थ में दी जाती है या विदिन 24 आवर्स दी जाती है, इसकी डोज 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर रूट है और एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई, वहाँ पे कोई न्यूरोमस्कुलर बंडल नहीं होता और ये लेफ्ट साइड पे देती है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए साइड डिसाइडेड है ना। अब एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई में क्यों दी जाती है बच्चों को?
क्योंकि वहाँ न्यूरोवास्कुलर कोई बंडल नहीं है और बच्चा जनरली सुपाइन पोजीशन में होता है, लेटा होता है, तो उसको पेन नहीं होगा। और अगर हम ग्लूटियाई पे या कहीं देते थे पहले, तो उसमें क्या होता था, वो यूरिन फीसेस पास करता था तो इन्फेक्शन के चांसेस होते थे, है ना। OPV 0 डोज, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 100% नहीं है, इसीलिए इसको 0 डोज बोलते हैं, ठीक है। ये तो ओरली दी जाती है 2 ड्रॉप्स में। इसके बाद अब आते हैं 6, 10 एंड 14 वीक्स पे, ठीक है। तो इसके लिए होती है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या है, DPT है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये किल्ड वैक्सीन है, तो सीरीज़ चलेगी पहले डोजेस की। 6, 10, 14 में हम देंगे 0.5 ml इसकी डोज है, इंट्रामस्कुलर रूट है, और एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई, लेफ्ट साइड पे देना है। ये भी देखो, जो हेपेटाइटिस B बर्थ में थी, ये लेफ्ट साइड पे थी, ठीक है। इसी तरह ये पेंटावेलेंट भी लेफ्ट साइड पे दे रहे हैं। 6, 10, 14 वीक्स पे और भी डोजेस दी जाती हैं, जैसे OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन की, और रोटा वायरस की, ठीक है। तो दोनों की ओरल डोजेज हैं। इसके बाद फ्रैक्शनल IPV, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। फ्रैक्शनल कब कहते हैं, जब हम इंट्राडर्मल दे रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज हम अगर इंट्राडर्मल नहीं दे रहे, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं उसको, सिंपल, ठीक है। तो ये देते हैं 6 और 14 वीक्स पे। 0.1 अगर इंट्राडर्मल रूट है और 0.5 अगर इंट्रामस्कुलर रूट है, ठीक है। अब ये कहाँ देना है हमने, राइट अपर आर्म, या तो राइट अपर आर्म में दे दो। वैसे बच्चों में जनरली हम, क्योंकि देखो इंट्राडर्मल है तो आप आर्म में दे सकते हैं ना, राइट अपर आर्म में दे दो। इंट्रामस्कुलर है तो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई। अब मिड ऑफ थाई में ये हम देखिए लेफ़्ट या राइट कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैक्सीन जो हमारी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये भी 6 एंड 14 वीक्स पे देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है, 0.5 ml देनी है। तो इसके लिए साइड फिक्स कर दी राइट साइड, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई, राइट साइड, ठीक है। पेंटावेलेंट की लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड। अब 9 मंथ पे आते हैं। 9 मंथ पे मीज़ल्स की फ़र्स्ट डोज दी जाती है, कहीं कहीं पे MMR भी दे देते हैं फर्स्ट डोज में, ठीक है। तो मीज़ल्स की फ़र्स्ट डोज 9 मंथ पे 0.5 ml इसकी डोज है, और सबक्यूटेनियस रूट है। इसको हम देते हैं राइट अपर आर्म में, ठीक है, राइट अपर आर्म में। इसी टाइम पे हर जगह नहीं दी जाती, लेकिन जहाँ जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस एंडेमिक या केसेस बहुत मिलते हैं, वहाँ पे JE की फ़र्स्ट डोज दी जाती है 9 to 12 मंथ पे। ये भी 0.5 ml है, सबक्यूटेनियस है, लेकिन इसके लिए लेफ़्ट अपर आर्म है, ठीक है। मीज़ल्स का राइट अपर आर्म, इसका लेफ़्ट अपर आर्म, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए साइट है, अदरवाइज राइट लेफ्ट का कोई फंडा नहीं है। विटामिन A हम 9 मंथ पे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट डोज 1 साल से छोटा बच्चा हो गया तो 1 ml देनी है, ओरल देनी है। उसके बाद हम एवरी 6 मंथ उसको हम 2 ml, 1 साल से बड़ा हो जाएगा ना तो 2 ml देना है टिल 5 ईयर्स तक, ठीक है। तो टोटल कितनी डोजेज हो गई, 9 डोजेज, है ना। अब इसके बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है 9 मंथ पे। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थी, अभी एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई में राइट साइड में दे रहे हैं, यहाँ भी हम राइट साइड में दे रहे थे। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन को याद रखना है, राइट साइड में हमने देना है। अब 16 to 24 मंथ पे आ जाते हैं, ठीक है। 16 to 18 भी कहीं कहीं लिखा होता है, बेसिकली 1.5 साल में ही देते हैं। ये मीज़ल्स की सेकेंड डोज या MMR, ठीक है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म। JE एनकेफेलाइटिस जहाँ दे रहे थे वो भी 1.5 ईयर्स में 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। तो मीज़ल्स राइट अपर आर्म में, MMR लेफ्ट अपर आर्म में। अब उसके बाद 16 to 24 मंथ पे बूस्टर डोज दी जाती है DPT की, कहीं कहीं क्वाड्रिवेलेंट भी दे देते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ, है ना। तो इसमें क्या है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड ऑफ थाई, लेफ्ट साइड में। तो पेंटावेलेंट भी हम लेफ्ट में ही दे रहे थे, है ना। अब 5 साल पे हमने क्या देना है, DPT की बूस्टर डोज, ठीक है। DPT की बूस्टर डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, अपर आर्म जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड। अब बच्चा बड़ा हो गया तो हम आर्म में दे सकते हैं। इसके बाद हर 5 ईयर्स पे हमने बूस्टर डोज देनी है TT की। अब DT करके देते हैं, डिप्थीरिया एंड टिटनस का देते हैं, क्योंकि डिप्थीरिया के केसेस ओल्ड एज में बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, अपर आर्म जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड। अब बच्चा बड़ा हो गया, हमने उसको आर्म में देना है।
इसके साथ अब प्रेगनेंसी में भी हम डोजेज देते हैं। प्रेगनेंसी में 2 डोजेज दी जाती है DT की, ठीक है। TT पहले होता था, अब DT ही दी जाती है। फर्स्ट डोज कब देते हैं? एज अर्ली एज प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, और सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक्स। 0.5 ml देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, अपर आर्म में जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड। इसमें राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है। अब इसमें DT बूस्टर बोलते हैं। अगर वो फीमेल्स विद इन 3 years दोबारा से कंसीव कर जाती है प्रीवियस इम्यूनाइजेशन के, तो फिर हमने सिंपल 1 डोज देनी है, जिसे हम DT बूस्टर बोलते हैं। अब ये टेक्निक्स हैं कैसे देते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो इंट्राडर्मल में हम स्किन के बीच में दे रहे हैं, ठीक है, डर्मिस एपिडर्मिस के बीच में 10 to 15 डिग्री के एंगल पे देते हैं, है ना। इसकी निडल भी अलग साइज़ का होता है ना। सबक्यूटेनियस में हम बेसिकली फोल्ड बना लेते हैं स्किन का, तो मसल नीचे रह जाती है, डर्मिस एपिडर्मिस से ऊपर हो जाती है, तो नीचे फैटी टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे देते हैं 45 के एंगल से, है ना। इंट्रामस्कुलर में हम डीप इंट्रामस्कुलर 90 के एंगल पे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मसल तक ले जाना होता है। अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ग्लोबल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम में ये एक्सपीरियंस किया गया कि इम्यूनाइजेशन जो है मोस्ट पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव वेपन है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के थ्रू ही स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन हुआ था। तो इन मई 1974 WHO ने आइडेंटिफाई किया था, ऑफिशियली लॉन्च किया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI, जो वर्ल्ड वाइड 6 प्रिवेंटेबल डिजीज़ से वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए थी ये वैक्सीनेशन। कौन कौन सी? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पोलियोमाइलाइटिस एंड मीजल्स। EPI क्यों लॉन्च किया WHO ने? उसने देखा कि ये जितनी भी 6 मेजर डिजीज़ेज़ हैं जिसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हाईली फैटल है चाइल्डहुड में, ठीक है। और अगर बच्चा रिकवर कर भी जाता है तो परमानेंट सिक्वली कुछ ना कुछ रहती है, ठीक है। और मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी के लिए तो है ही रेस्पॉन्सिबल, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते थे। और इजीली ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, 6 डिजीज़ेज़ हैं, इजीली प्रिवेंटेबल है इम्यूनाइजेशन से, और अफोर्डेबल वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो इसलिए इन्होंने EPI को लॉन्च किया 6 डिजीज़ के अगेंस्ट। अब ये एक्सपेंडेड क्यों कहलाती है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है ना EPI, क्योंकि इसमें हम फर्दर और वैक्सीन भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। 6 वैक्सीन्स हैं ऑलरेडी, 6 डिजीज़ के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं, फर्दर और भी हमने इंक्लूड किया है। और सर्विसेज आर एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर कॉर्नर द वर्ल्ड, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, एबिलिटी टू पे फॉर इट, फ्री ऑफ कॉस्ट रूटीन गवर्नमेंट सप्लाई में ये मिलती हैं। चाइल्ड इज़ इम्यूनाइज मच बिफोर इट इज़ बॉर्न, ये भी एक्सपेंडेड है ना। मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम TT दे रहे हैं, तो वो मदर और बच्चे दोनों को ही प्रिवेंट करती है टिटनस से। बच्चे को नियोनेटल टिटनस से, मदर को पोस्टमार्टम से टिटनस के टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 1 जनवरी को लॉन्च किया था प्रोग्राम। फिर 19 नवंबर 1985, ठीक है, इंदिरा गांधी के बर्थडे पे इसका नाम उन्होंने बदल के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें इंक्लूड क्या क्या कर दिया? इसमें इंक्लूड इन्होंने TT कर दी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, ठीक है, और BCG और OPV को बर्थ के टाइम पे इन्होंने शेड्यूल्ड कर दिया, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी न्यू बॉर्न को हमने BCG और OPV देना है, तो इसका नाम इन्होंने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। नाउ मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष बेसिकली इट वॉज लॉन्च्ड इन December 2014 विद द एम टू इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू चिल्ड्रन 90%। अच्छा, फुल्ली इम्यूनाइज हम कैसे कहते हैं कि जैसे मान लो 1 ईयर तक फुली इम्यूनाइज कैसे हैं? जो 1 ईयर तक जितने भी उसको इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए वो सब हो गई है, तो उसको हम कहते हैं फुली इम्यूनाइज्ड, ठीक है। तो फुली इम्यूनाइज जो कवरेज है वो एटलीस्ट 90% करने के लिए हमने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली क्या है, जो अंडर कवरेज एरियाज़ हैं, हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने फोकस किया है। अब आते हैं कोल्ड चेन पे। कोल्ड चेन बाय डेफिनेशन इट इज़ क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन at recommended temperature, that is 2 to 8 degree centigrade, all along from the time and place of the manufacture to the time and place of its use। जहाँ बन रही है और जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ तक हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि अगर हमारा जो ये वैक्सीन्स होती हैं ये हीट और लाइट से सेंसिटिव होती हैं। हीट और लाइट से सेंसिटिव होती हैं, अगर ये एक्सपोजर हो जाए इनका एक्सट्रीम हीट और लाइट पे, तो इनकी पोटेंसी लूज़ हो जाती है। एक बार पोटेंसी लूज़ हो गई तो वापस रिस्टोर नहीं होता और वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। पोलियो वैक्सीन मोस्ट सेंसिटिव होती है। टिटनस टॉक्साइड इज लीस्ट सेंसिटिव, ठीक है।
कोल्ड चेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिंक। इसमें क्या क्या होता है, इक्विपमेंट होते हैं भाई, जहाँ बन रही है वहाँ स्टोर करने की जगह होनी चाहिए, जहाँ भेजना है ट्रांसपोर्टेशन की जगह होनी चाहिए, और जहाँ गई है वहाँ भी स्टोर करने की जगह होनी चाहिए ना। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट में बेसिकली स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, दो तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। स्टोरेज में इलेक्ट्रिकल, सोलर एंड नॉन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में वॉक एंड कूलर्स होते हैं, वॉक एंड फ्रीजर्स होते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। नॉन इलेक्ट्रिकल में कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर। एंड सोलर सिस्टम में सोलर रेफ्रिजरेटर, बैटरी ड्राइव, सोलर रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट ड्राइव। ट्रांसपोर्टेशन में हमें जहाँ ले जाना है इधर से उधर, रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन वैन होती है, इंसुलेटेड वैक्सीन वैन होती है, कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, वैक्सीन कैरियर होते हैं जिसमें रख के ले जाते हैं। अब जो सोलर सिस्टम वाला होता है ये बहुत कॉमन नहीं है। इसमें होता क्या है, सोलर रेफ्रिजरेटर, बैटरी ड्राइव, इसमें क्या होता है, डीसी कंप्रेसर होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो सोलर पैनल्स के थ्रू बैटरी चार्ज होती है और उसमें वो कंटिन्यूस सप्लाई रहती है, ऑन ऑफ बटन नहीं होता। सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव में क्या होता है, सोलर सिस्टम के थ्रू उसका जो वाटर है उसका हम लाइनिंग बना लेते हैं उसके हिसाब से। नाउ वॉक इन फ्रीज़र। वॉक इन फ्रीज़र में बेसिकली क्या होता है, प्री इंसुलेटेड रूम्स होते हैं, है ना। इसमें टेम्परेचर -15 टू -25 -40 तक इसमें हम करके रखते हैं। इसमें बेसिकली जो होता है, इसमें जो आइस पैक्स होते हैं वो इसमें स्टोर करते हैं, या अगर बहुत लंबे समय तक हमें ओपीवी स्टोर करनी होती है तो हम करते हैं। ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे इसको बनाया जाता है। वॉक इन कूलर्स नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजनल लेवल पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ 3 to 4 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने वैक्सीन स्टोर करके रखनी होती है। इसमें जो टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री तक मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म 3 महीने तक की हम वैक्सीन को इसमें रखते हैं। कोल्ड बॉक्सेस क्या हैं, कोल्ड बॉक्सेस भी स्मॉल और बिग भी होते हैं। बिग जो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का, इंसुलेटेड मटेरियल होता है, आइस पैक से हम इसको लाइंड करके रखते हैं और इसमें वैक्सीन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं अगर हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई इंटरप्ट हो जाए। इसमें 5 दिन तक अगर हम इसे नहीं खोलें तो वैक्सीन हमारी कोल्ड चेन मेंटेन रहती है। डीप फ्रीज़र, ये टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर टाइप होता है। इसमें -15 टू -25 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, अनइंटरप्ट सप्लाई होनी चाहिए, नॉन डेटा बैकअप होना चाहिए। बेसिकली इसमें आइस पैक्स रखते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने ओपीवी रखनी है तो हम रख सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ आइस पैक्स रखते हैं। और ये ओपीवी भी हम इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से अबव अगर है ना, तो रखते हैं। अदरवाइज़ पीएससी पे या जहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है वहाँ पे नहीं रखते हैं। ये भी आगे बताएंगे क्यों नहीं रखते हैं। टी सीरीज़ की वैक्सीन इसमें कभी नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डीनेचर्ड हो जाती है। बीसीजी वैक्सीन और इनके एम्प्यूल टूट जाते हैं ना। तो ओपीवी अगर रखना है तो ओपीवी रखेंगे और इसमें हम आइस पैक्स बनाएंगे। ये डीप फ्रीज़र है, इसमें हम आइस पैक्स भी रखते हैं तो थोड़ा सा क्रिस क्रॉस मैनर में रखते हैं जिससे कि बीच में एयर सर्कुलेशन होती रहे। अब आते हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर पे। ये भी टॉप लोडेड रेफ्रिजरेटर, टॉप ओपन रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें टेम्परेचर हमने 2 to 8 डिग्री तक रखना है। हम इसमें वैक्सीन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। पीएससी लेवल पे या और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी कोल्ड लाइफ मेंटेन रहती है, अगर पावर सप्लाई चली जाए तो 18 से 20 घंटे तक ये मेंटेन करके रखता है। इसमें इंसुलेटेड इसकी लाइनिंग होती है और वाटर कंटेनर जैसे आइस पैक्स वगैरह इसमें होते हैं। तो जैसे इसको ऑन करते हैं, ये जब रनिंग कंडीशन में होता है तो आइस पैक्स बन जाते हैं जो वाटर कंटेनर बोतल होती हैं, और वो मेंटेन करती है टेम्परेचर को। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉटम ज़्यादा ठंडा होता है, कूल होता है, ठीक है। कंप्रेस कूल्ड एयर नीचे की साइड ज़्यादा होती है, तो हमने जो ज़्यादा हीट सेंसिटिव है उसको नीचे रखना है, जैसे ओपीवी, मीजल्स वगैरह, और टी सीरीज़ की वैक्सीन को ऊपर रखना है, डाइल्यूएंट्स को ऊपर रखना है। अब जितने भी हैं डीप फ्रीजर और आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है ना, इसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। किसी एक बंदे को हमने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करना है, ठीक है। वही देखेगा, दिन में 2 बार इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इंश्योर करना है वैक्सीन जो है रिकमेंडेड टेम्परेचर पे है या नहीं है, और हमारा इक्विपमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। ब्रेक कब कहेंगे, अ ब्रेक इन द कोल्ड चेन इज़ इंडिकेटेड इफ़ टेम्परेचर राइजेज अबव +8 डिग्री। ILR में अगर +8 से ऊपर हो गया तो, और डीप फ्रीज़र में -15 से ऊपर हो गया तो हम कहेंगे ब्रेक हो गया कोल्ड चेन में, है ना। और ओपीवी जो हमारी है, वीवीएम होता है सारी वैक्सीन में आजकल, वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। तो ओपीवी हमारी इंडिकेटर होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है ये। नाउ होल्ड ओवर टाइम क्या होता है,
होल्ड ओवर टाइम बेसिकली इट इज़ एन इवेंट ऑफ पावर फेलियर, ठीक है। अब पावर फेलियर हो गया तो ये टाइम होता है कि अगर जो भी हमारा इक्विपमेंट है, जब पावर फेलियर हुई उस समय उसका कितना टेम्परेचर था और रिकमेंडेड टेम्परेचर मैक्सिमम लिमिट तक कितनी देर में पहुंचा है ना। तो जैसे मान लो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में जब पावर सप्लाई गई तो +4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ठीक है। अब इसकी लिमिट है +8 तक, तो +4 से +8 पहुंचने में जितना टाइम ले रहा है वो उसका होल्ड ओवर टाइम हो गया, ठीक है। तो होल्ड ओवर टाइम जो है इट डिपेंड्स ऑन द एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम होगा ये टाइम। फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा लिड खोलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन कैप्ट इनसाइड, ज़्यादा वैक्सीन है तो जल्दी हो जाएगा, है ना। आइस पैक जो लाइनिंग कंडीशनिंग है, कंडीशन कैसी है, फ्रीज्ड हैं, ठीक है, फ्रोज़न है या सेमी फ्रोज़न है, उस पर डिपेंड करेगी ये सब चीज़ें। अब आइस पैक्स क्या है? आइस पैक्स एक प्लास्टिक की बॉटल होती है, फ्लैट एंड बॉटल होती है, उसमें 2 होल होते हैं, ठीक है। इसमें वैक्सीन भी रखते हैं, वैसे ग्रिप के लिए होती है, फिंगर ग्रिप के लिए। इसमें लाइनिंग होती है ऊपर, है ना, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना होता क्योंकि पानी जमने के बाद एक्सपेंड करता है ना। यहाँ तक जहाँ तक लाइनिंग है ये दिख रहा है, मैक्सिमम वाटर लेवल जो है यहाँ तक हमने भरना है वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप होती है इसकी, पर्टिकुलर फ्लैटेंड होता है। आइस पैक्स जब फ्रोज़न हो जाता है वाटर तो इसको हम आइस पैक्स बोलते हैं। ये बेसिकली 5 डेज़ तक मेंटेन कर सकता है अगर कोल्ड बॉक्सेस में इसकी लाइनिंग की जाए और वैक्सीन कैरियर में 1 दिन तक, और हमें इसको खोलना नहीं है। अब कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर को भी कोल्ड चेन के इक्विपमेंट में रखते हैं, ये हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मिलता है। इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली सो दैट द टेम्परेचर इनसाइड कैबिनेट डज नॉट राइज अबव +8 डिग्री, है ना। तो बार बार नहीं खोलना है, इसमें भी थर्मामीटर रखते हैं हम जिससे मॉनिटर कर सकें, और एक बंदे को रेस्पॉन्सिबल बना देते हैं और टेम्परेचर को वो दिन में 2 बार चेक करता है, ठीक है। अब इसमें रखना कैसे है? जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, फ्रीज़र वाला पोर्शन, उसमें हमने आइस पैक्स रखने हैं, ठीक है। और उसी में उसके नीचे वाली शेल्फ में हमने OPV, मीज़ल्स, है ना, जो हीट सेंसिटिव रखनी है। सबसे नीचे आप T सीरीज़ रख लो, और जो इसकी डोर होता है उसमें हम डाइल्यूएंट्स रख लेते हैं, ठीक है, और वो लगा लेते हैं वायल्स, वो थर्मामीटर लगा लेते हैं। वैक्सीन कैरियर क्या होता है? बेसिकली वैक्सीन कैरियर स्मॉल शेप बॉक्स होते हैं जिसमें हम 4 आइस पैक से उसको लाइन कर देते हैं। ये 24 घंटे तक मेंटेन रख सकता है अगर खुले ना। बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में वैक्सीन इसमें हम ले जा सकते हैं, जैसे आउटरीच सेशन होते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या कहीं भी हमें ले जाना है तो उसमें हम वैक्सीन रख के ले जा सकते हैं। T सीरीज़ की वैक्सीन में ये कोशिश करते हैं कि आइस पैक के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो वो फ्रीज़ हो जाएगी। और वैक्सीन को बेसिकली पॉलीथीन बैग में रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा जो आइसलैंड जो आइस पैक्स हैं उसमें से वाटर ड्रॉप्स निकल सकती हैं, तो उनका जो रैपर होता है वो ख़राब हो सकता है। तो ये वैक्सीन कैरियर है, इसमें ऐसे लगाते हैं साइड में 4 आइस पैक्स, बीच में पॉलीथीन जिप बैग में हम वैक्सीन रख लेते हैं। करेक्ट मेथड क्या है वैक्सीन कैरियर का? करेक्ट पैकिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो आइस पैक्स बनाओ आप, ठीक है। आइस पैक्स बनाने के बाद उसकी कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब उसको डीप फ्रीज़र से निकाल के 2 मिनट के लिए बाहर रख लेते हैं, जिससे कंडीशनिंग का मतलब है कि उसके ऊपर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स आ रही हैं, ठीक है। सीधा डीप फ्रीज़र से निकाल के वैक्सीन कैरियर में नहीं रखना है, पहले कंडीशनिंग करनी है। वाटर ड्रॉप्स आ जाएंगी तो वो कंडीशनिंग हो गई। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर T सीरीज़ की वायल्स इसके कॉन्टैक्ट में भी आ जाएंगी तो वो फ्रोज़न नहीं होंगी, अदरवाइज फ्रोज़न होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद उसको पैक करके रख दो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वैक्सीनेशन में कि जब हम सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, सेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिटर्न होती है उस पर हम बॉक्स पे रिटर्न लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी वापस हम यूज़ कर सकते हैं, ओपन वायल पॉलिसी होती है, जो भी हम वैक्सीन वापस यूज़ कर सकते हैं उसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल्ड चेन भी हमने उसमें देखना मेंटेन होना चाहिए, और T सीरीज़ की वैक्सीन अगर फ्रोज़न हो जाए तो उसको हमने यूज़ नहीं करना है। T सीरीज़ की फ्रोज़न हो जाए कैसे पहचानेंगे? इसके लिए शेक टेस्ट होता है, ठीक है। फ्लॉक्यूल्स आ जाते हैं, सॉल्यूशन यूनिफॉर्म अगर नहीं है और ग्रेन्यूल्स आ गए हैं, ठीक है, तो उसको हम हिला के देखते हैं। वो अगर वो मिक्सअप नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो फ्रोज़न हो चुकी है, ठीक है।
ठीक है। रिवर्स कोल्ड चेन में हम क्या करते हैं, ये उल्टा होता है, इसमें भी कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करनी होती है। जैसे कोल्ड चेन बेसिकली होता है क्या, सप्लाई से जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ तक के लिए होता है। रिवर्स कोल्ड चेन में हम उल्टा कर रहे हैं कि ठीक है कहीं सेशन कंप्लीट हो गया, वहाँ से हमने वापस भी ले जाना है जहाँ स्टोर हो रही है, तो वो रिवर्स चेन हो गया। या पोलियो के कंडीशन में जैसे हम सैंपल लेते थे, स्टूल सैंपल कलेक्ट किया और लैब तक ले गए, है ना। तो ये या डिफरेंट कोई भी सैंपल हम ले जा रहे हैं, वो रिवर्स कोल्ड चेन हो गया। ये रेफरेंसेस है। इसमें एक चीज़ रहती है कि बीसीजी और मीज़ल्स जो होती है वो फ्रीज ड्राइड पाउडर्ड फॉर्म में होती है, उसको हमने डाइल्यूट करना होता है। तो बीसीजी के लिए आपको नॉर्मल सलाइन यूज़ करना है और मीज़ल्स के लिए डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के विदिन 4 to 6 आवर्स ये वैक्सीन हमने यूज़ कर लेनी है। दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक यू।